और चलिए अब शुरू करते हैं उत्तर माघे प्रदेश। और उत्तर माघे प्रदेश में आज हम बात करेंगे यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन की। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी काफी आक्रामक नजर आए। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले 12 विधायकों के साथ राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की, उन्हें आजम खान के साथ ज्यादती रोकने की मांग का ज्ञापन दिया। और इसके बाद राजभवन से लौटकर विधानसभा पहुंचते ही अखिलेश यादव ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फीस का मुद्दा उठाना चाहा। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि पहले प्रश्नकाल हो जाने दीजिए। इस पर सपा विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। पार्टी विधायकों ने आरोप लगाया कि सरकार जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रही है। उसके बाद विधानसभा से लेकर सपा कार्यालय तक अखिलेश ने पैदल मार्च निकाल दिया। हम लोग आज सदन में नहीं रहेंगे, हम लोगों ने इसका वॉकआउट किया है। हम जा रहे हैं। सदन का बहिष्कार, सड़क पर अखिलेश की हुंकार। मॉनसून सत्र का अंतिम दिन, सड़क पर उतरी अखिलेश की टीम। विधानसभा तक पैदल मार्च नहीं कर पाने का था मलाल। आज सदन का बायकॉट कर सरकार पर हुए लाल। कुछ जिलों में सूखा है, कुछ जिलों में बाढ़ आ गई है, तो लगातार उत्तर प्रदेश के किसान, उनका नुकसान हुआ है और किसी तरह का इंतजाम सरकार नहीं कर पाई है। महंगाई बेरोजगारी पर सरकार को घेरा, राज्यपाल से मिलकर आजम का दर्द उकेरा। मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार पर झूठे मुकदमे लगा रही है। आजम की लड़ाई अब अखिलेश ने आगे बढ़ाई। सदन से सड़क तक क्यों सियासी क्लेश, उत्तर माघे प्रदेश। और चलिए सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता हरिशंकर श्रीवास्तव जुड़ गए हैं और डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। अनुराग जी, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। आज सदन का आखिरी दिन था और जिस तरीके से वॉकआउट के बाद ये पैदल मार्च हुआ, वॉकआउट की स्थिति क्यों आई? क्या प्रश्नकाल के बाद वो सवाल नहीं हो सकता था इलाहाबाद विश्वविद्यालय का? वैसे अच्छा कहा आपने कि सबसे पहले आपके पास आएंगे। बिल्कुल, आपको सबसे पहले समाजवादियों के पास जाना चाहिए, क्योंकि जनता की आवाज वही उठाएंगे। बीजेपी के पास जाके करेंगे क्या? उनके पास वही गिनी चुने बातें हैं जो अनुराग जी, विपक्ष के पास ही पहले आना पड़ता है। विपक्ष अगर आपकी तरफ मुखर बना रहे तो नहीं, सुनिए, वो 6 साल तक घिसी पिटी एक ही बात गा रहे हैं। जनता की समस्या की तो बात कर नहीं सकते। रोड सड़क से सदन तक कौन है? समाजवादी पार्टी। सदन में भी आवाज उठा रही है। अगर सदन उनकी आवाज नहीं सुनता है तो सड़क पे आवाज करते हैं, क्योंकि हमें जनता की चिंता है। जैसे इलाहाबाद का मामला है, अब सोचिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बच्चे परेशान हैं। आप सोचो, आपने 3 गुना 4 गुना फीस बढ़ा दी। अब गरीब बच्चा जो 900 रुपए देता था वो 3000 रुपए कैसे देगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने रोजगार तो दिया नहीं। देखिए, ये चीज सिर्फ फीस से जुड़ा हुआ नहीं है, ये रोजगार से भी जुड़ा हुआ है, महंगाई से भी जुड़ा हुआ है। आपने महंगाई बेरोजगारी इतनी कर दी कि वो बच्चों के, हो सकता है कई पिताजी ऐसे हो, फादर ऐसे हो, जिन पास आज तक रोजगार ही नहीं मिला होगा। वो गांव में खेती किसानी करते होंगे, जिनकी इनकम, किसान की इनकम दोगुनी करने की बात की जो नहीं की होगी। किसान की इनकम दोगुनी नहीं हुई तो बच्ची की फीस तिगुनी कैसे भर देगा? ये बता दीजिए मुझे। 900 रुपए का 3000 रुपए कैसे भर देगा? क्या आप चाहते हो गरीब का बच्चा कोई यहाँ पे बड़े ओहदे पे ना पहुंचे, पढ़ाई ना कर पाए, IPS IAS नहीं बन पाए? क्या बिजनेसमैन या अच्छी पढ़ाई करके आगे उसकी उन्नति ना कर पाए? यही आप चाहते हैं ना? तभी तो आप फीस की बढ़ोतरी कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि गरीबों का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, दूसरी तरफ फीस बढ़ाएंगे तो आप कैसे सम्मान करेंगे भाई? इसके मतलब आप कुछ धरना सेठों के लिए आप यहाँ पे सरकार चला रहे हैं। जनता ने तो आपको चुना था, जनता ने आपको बहुमत दी थी, आपको सरकार दी, हमें विपक्ष में रखा, तो हम विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं। आप सत्ता पक्ष का धर्म नहीं निभा रहे हो। तो आप अगर सत्ता पक्ष का धर्म नहीं निभा रहे हो तो मेरा धर्म बनता है विपक्ष होने के नाते। ये मुझे संविधान से मिला है। अगर सत्ता अपना धर्म भूल जाए, उसका धर्म के याद दिलाना, उसके धर्म का पालन करवाना, ये विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। बताइए, इतने दिनों से वहां जो छात्र हैं वो रोड पे हैं, तो आत्मदाह करने को तैयार है और सरकार के कान पे जू नहीं रोक रही है। अरे भाई, आप गरीब के बच्चे वहां पढ़ते हैं तो आप उनकी फीस क्यों नहीं माफ कर देते? माफ तो छोड़ो, आप 3 गुनी 4 गुनी कर देंगे भाई। तो आखिर आपकी मंशा क्या है? और यहाँ तक नहीं रुकते ये। अगर हम सदन में आवाज उठाना चाहते हैं तो सदन में आवाज हमारी दबाना चाहते हैं, रोड पे हम आवाज उठाना चाहते हैं तो रोड पे हमें बैठा लेंगे। तो आखिर आप चाहते क्या, ये बता दीजिए। और मैंने कई बार बोला है, जनता ने जो जिम्मेदारी हमें दी है, सुन लीजिए,
बीजेपी वालों कान खोल के, और बीजेपी के जो अधिकारी वो भी सुन लें। जो जनता ने हमें जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी का हम निर्वाह कर रहे हैं। वो जिम्मेदारी जनता ने सरकार बना के दी है भारतीय जनता पार्टी को, वो जिम्मेदारी से भाग रही है, लेकिन हम भागने नहीं देंगे, पकड़ के रखेंगे। ठीक है, पर हरिश्चंद्र जी कहाँ भाग रहे हैं आप लोग? और आपसे काम करवाएंगे। हरिश्चंद्र जी, क्या जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं आप लोग? काम करवाएंगे जनता के लिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अनुराग जी। हरिश्चंद्र, देखिए, समाजवादी पार्टी का मतलब और अनुराग भदौरिया का मतलब केवल हंगामा खड़ा करना। एक तरफ कहते हैं कि सदन में मुद्दे उठाने नहीं देते, दूसरी तरफ सदन का वॉकआउट करते हैं। तो समाजवादी पार्टी का मतलब अराजकता। अराजकता के सहारे समाजवादी पार्टी चाहती है कि वो सत्ता की कुर्सी तक पहुंच जाए, लेकिन जनता बार बार नकारती है। अनुराग भदौरिया ये राग अलाप रहे हैं 2017 से, लेकिन अनुराग भदौरिया की आवाज़ को जनता पूरी तरह से खारिज करती है। समाजवादी पार्टी केवल और केवल हंगामा खड़ा करना समाजवादी पार्टी का मकसद रहता है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी की माननीय महिला सदस्या को उन्होंने पीठासीन अधिकारी बनाया, और समाजवादी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी विपक्षियों की फीस के बारे में बोलिए ना, फीस का क्या करेंगे? विश्वविद्यालय के छात्रों की जो समस्या है उसका निदान सरकार कर रही है। उसके लिए अनुराग भदौरिया चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोलने में उसके लिए सरकार है, सरकार उसकी चिंता सरकार कर रही है। लेकिन ये 2 सेकंड का काम है, समाजवादी पार्टी केवल अराजकता पैदा करना चाहती है, केवल हंगामा खड़ा करना चाहती है, जिसकी अनुमति बीजेपी योगी सरकार नहीं देने वाली। ये हंगामा खड़ा करने से समाजवादी पार्टी सत्ता तक नहीं पहुंचेगी। हंगामा खड़ा करते, ठीक है, ये समाजवादी पार्टी की यही कार्यशैली है, केवल अराजकता पैदा करना। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, 17 दिन हो चुके हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, आखिर फैसला या तो हाँ बोल दीजिए या ना बोल दीजिए। स्पष्ट तो हो कि सरकार चाहती क्या है, फीस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? स्टूडेंट कोई धन्ना सेठ थोड़ी है। धन्ना सेठ होते तो ये तो पूरा हाँ करते, हाँ नहीं, सरकार छात्रों की समस्याओं से पूरी तरह अवगत है और छात्रों की समस्याओं का निदान सरकार निकाल रही है। अनुराग भदौरिया के हल्ला करने से या समाजवादी पार्टी के हंगामा करने से छात्रों की समस्या नहीं हल होगी। नागपुर में छात्रों की समस्या योगी सरकार हल कर रही है और उसका रास्ता निकाल रही है। कौन सा रास्ता निकालना है भाई? ठीक है, लेकिन 17 दिन हो गए हरिश्चंद्र जी, 17 दिन में तो फैसला हो जाना चाहिए ना, कि या तो फैसला हम करेंगे या तो नहीं हटेंगे पीछे। वैसे तो आप हर चीज 1 सेकंड में कर देते हैं और फीस बढ़ा। अनुराग जी जवाब ले लेते हैं हरिश्चंद्र जी से। अनुराग जी जवाब ले। छात्रों के हक में सम्मानजनक फैसला होगा, लेकिन अब अनुराग भदौरिया चाहते हैं कि हम केवल हंगामा खड़ा करते रहे, हंगामा खड़ा करके हम रास्ता निकाल लेंगे। 15 दिन हो गए, तो समाजवादी पार्टी का हंगामा खड़ा करने से रास्ता नहीं निकलता। बच्चे परेशान हैं साहब। ये योगी सरकार है, इसमें हंगामा करने वालों को, अराजकता पैदा करने वालों के लिए स्थान नहीं है। बच्चों की आवाज भी सुन लीजिए, छात्रों की आवाज भी साहब सुन लीजिए, साहब हुजूर सुन लीजिए, बेचारे परेशान है। 15 दिन हो गए, आप कह रहे हो कि अभी समाधान निकलेगा, मतलब अभी गागे में है आप, हू में नहीं है। अभी गांव में चले गए, फिर उसके बाद पता नहीं क्या क्या गाएंगे आप। दिक्कत तो ये है कि आपको छात्रों की चिंता नहीं है। अनुराग, अगर बड़े लोगों का मामला होता है तो 2 सेकंड में निपट जाता। अनुराग का ये 2 सेकंड में चुटकी में निपटा देते हैं। अनुराग भदौरिया की आवाज जनता नहीं सुनती। अनुराग भदौरिया की जो ये नॉन स्टॉप स्टाइल है उसको जनता नहीं सुनती। समाजवादी पार्टी की जो हुजूर हैं, समाजवादी पार्टी की जो हुजूर हैं, उनसे कहिए हंगामा करने से रास्ता नहीं निकलेगा। बोल दीजिए आप नहीं चाहते। अनुराग भदौरिया जी, आपके जो हुजूर हैं, आपके जो नेता हैं, वो उनके अराजकता पैदा करने से उनके हंगामा खड़ा करने, उनका हंगामा खड़ा करना जनता को नहीं रास आता। आपका हंगामा खड़ा करना जनता को रास नहीं आता, इसीलिए बार बार जनता आपको दूर करती है।
इसके बावजूद अपना हक मांगना अब हंगामा है साल क्या? में इतनी बार बच्चे अपना हक बार मांग रहे हैं, जनता हंगामा ने है आपको क्या? नकारा, कमाल की बात कर रहे इतनी हैं, बार बच्चे जनता ने हंगामा आपको है, नकारा अत्याचार और आपको होता है, शर्म नहीं आ रही है, बेरोजगार तो लोग इसके लिए रोड कुछ पे कह नहीं हंगामा, सकता। महंगाई से लोग रोड पे इतनी हंगामा बार की जनता ने हंगामा आपको समाज नकारा जनता और के अभी साथ भी खड़ी आपको होगी, शर्म तो अगर हंगामा, नहीं आ रही आपने है हंगामा तो एक इस पे शब्द तो याद कर आपको लिया है। सोचना तो होगा हंगामा कि शब्द आपको जो शर्म आपने क्यों रख नहीं दिया आ है, रही है। उसको थोड़ा समाजवादी कीजिए। पार्टी को शर्म कुछ क्यों ऐसा नहीं पानी आती, पीजिए कि बार जो बार हंगामा जनता आपका नकारती रखा हुआ है, शब्द है, वो धुल जाए। फिर भी हंगामा खड़ा करते हो। ठीक है, लेकिन और एक फिर भी मसला अखिलेश यादव ने और फिर भी उठाया, बार उन्होंने बार कहा खारिज कि करने सत्र की को और बात बढ़ाया करने जाना की चाहिए क्योंकि जो जनहित के शर्म मुद्दे आपको नहीं हैं आती। उस पर बातचीत समाजवादी नहीं हो पा पार्टी रही को है, नहीं सत्र आती। बढ़ना चाहिए। तो इस पे तो यहाँ आप पर वक्त प्रतिक्रिया ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी पर बात करेंगे कि आखिर सत्र जो इतने छोटे हो रहे हैं, क्या ये वजह भी है कि हंगामे में ही सब कुछ निपट जाता है? आखिर सत्र बड़ा करने पर क्या सहमति बन सकती है? 3, 4 दिन, 5 दिन के जो सत्र होते हैं, क्या ये कम पड़ जाते हैं बातचीत के लिए और बढ़ेंगे कैसे? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो मानसून सत्र का आखिरी दिन था, लेकिन सपा ने वॉकआउट किया और अखिलेश यादव जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने पैदल मार्च किया और जनता के हित की बात की और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो मसला था वो उठाना चाह रहे थे, लेकिन उस पर स्थितियां टकराव की बनी और सदन से वॉकआउट हो गया। लेकिन हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, एक चीज अखिलेश यादव जी ने और सदन में कही कि सदन छोटा है और इस पर बातचीत होनी चाहिए अलग अलग मसलों पे 2-3 दिन। चले जाओ फिर आ जाना। तो क्या हरीश चंद्र जी ये बताइए कि जो सदन छोटे हो रहे हैं इसको लेकर चिंताएं हैं क्या आप लोगों की भी? क्योंकि कुछ सालों से देखा जा रहा है केवल यूपी की नहीं, कहीं की भी विधानसभा हो, बहुत छोटे सत्र होते हैं। क्या इतने बड़े प्रदेश में इतने छोटे सत्रों में सभी मुद्दे उठ सकते हैं? क्या ये एक चिंता का विषय है? हरीश चंद्र, देखिए, ये जब सभी दलों के माननीय नेतागण, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जब सभी दलों के माननीय नेतागण को बुलाते हैं इन सत्र को लेके विचार विमर्श करने के लिए, तो यह तो विषय फोरम पर, जो उसके लिए फोरम है उस पर माननीय नेता जो हैं उनको उस पर चर्चा करनी चाहिए। और जो हाउस का जो बिजनेस होता है, जो उसकी कार्ययोजना तय होती है, उसके अनुसार सत्र की कार्यवाही माननीय विधानसभा अध्यक्ष और सभी दलों के नेता मिलकर के तय करते हैं। तो यह तो बात श्रीमान अखिलेश यादव जी को उसी समय करनी चाहिए थी जब माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने सभी दल के नेताओं के साथ इस पर विचार विमर्श किया था। उनको ये बात उस समय करनी चाहिए। और आप सदन छोटा है ये चर्चा कर रहे हैं कि बाहर एक सड़क पे कहते कि साहब सदन छोटा है इसलिए आप बात नहीं रख पाते, और सदन वॉकआउट करके जाते हैं। सदन किस लिए है? आप अपनी बात रखिए, लेकिन सदन का अनुशासन का आप पालन नहीं करेंगे। आपका मकसद केवल ये है कि हंगामा खड़ा करना, एक अराजकता पैदा करना, केवल हम मीडिया की फोकस लेने के लिए। श्रीमान अखिलेश यादव जी अगर सिंसियरली वो सदन के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहते तो आखिर वॉकआउट क्यों करते हैं? माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी सभी दलों को समय देते हैं और कल समाजवादी पार्टी की माननीय विधायक को उन्होंने अधिष्ठाता बनाया सदन चलाने के लिए। तो यह केवल थोथे आरोप लगाना और खुद सदन की जो मर्यादा है उससे अलग हट करके, ठीक है, मर्यादा अलग हुई। राज जी, ये सवाल मेरा है क्योंकि अखिलेश जी ने इसका भी जिक्र किया कि चर्चा पूरी नहीं हो पाई है, सदन का टाइम बढ़ना चाहिए, सत्र थोड़ा बड़ा होना चाहिए। क्या इस पर भी जरूरी है अनुराग जी कि सत्र की अवधि बढ़े और इस पर गंभीरता से विचार हो? बिल्कुल भाई, 23-24 करोड़ की पॉपुलेशन का हमारा स्टेट है। आप 3 दिन में 4 दिन में उसकी समस्या का समाधान कर लेंगे, उस पर सारी समस्याओं पे बातें हो जाएंगी। तो सरकार क्यों सदन नहीं बढ़ाना चाहती? सरकार 1-2 दिन सदन चला के क्यों अपना समस्या की उसको विपक्ष सवाल पूछेगा उससे क्यों बचना चाहती है? भाई हम तो जनता के सवाल पूछेंगे और जनता के सवाल से ये सरकार क्यों बचना चाहती है? क्योंकि सरकार के पास जवाब नहीं, इसलिए सरकार सदन लंबा नहीं चलाना चाहती है। सरकार को कम से कम 1 महीने का सदन तो चलाना चाहिए। 1 महीने के सदन चलाएगी तभी तो जनता की आवाजें आ पाएंगी, चाहे वो गरीब किसान की आवाज हो, चाहे युवाओं की आवाज हो, चाहे महिला की आवाज हो, चाहे मिडिल क्लास की आवाज हो, चाहे स्टूडेंट की आवाज हो, चाहे यहाँ पे जो सरकारी मुलाजिम है उनकी आवाज हो। तो भाई हर क्लास की आवाज तो तभी आ पाएगी ना जब आप सदन लंबा चलाएंगे जी। तो आप सदन चलाना नहीं चाहते, इसके मतलब आप समस्याओं से भागना चाहते हैं, आप सवालों से भागना चाहते हैं। तो ये जो सरकार है ये सवालों से भागने वाली सरकार है। ये जवाब नहीं देना चाहती है
इसलिए कहते नहीं, सरकार का नाम ही है सरकार, सवालों से भागने वाली सरकार, सवालों से बचने वाली सरकार, सवालों का सामना नहीं करने वाली विपक्ष सरकार। भागता है चर्चा करने से। इसलिए भाग के अनुराग भदौरिया जी अपने नेता से पूछिए सवाल कि आखिर वो चर्चा से क्यों भागना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी चर्चा से क्यों भागना चाहती है, ये अपने माननीय सदस्यों से, अपने माननीय नेताजी से पूछिए। ये सवाल आपको अपने नेता से पूछना चाहिए कि वो विधानसभा की चर्चा से क्यों भागना ठीक है, चाहते चर्चा हैं। होनी जरूरी है, विधानसभा में चर्चा क्यों नहीं बेहतर है, करना लेकिन जिस चाहते? तरीके से सत्र का समापन हुआ है हंगामे के साथ हुआ, अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से राजनीति इसको लेकर गर्माती है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सदन का समापन हो गया है, अखिलेश यादव ने वॉकआउट कर दिया। उनका साफ तौर से कहना था कि जनहित के मुद्दे पर बातचीत नहीं हो रही है और सत्र की अवधि ज्यादा होनी चाहिए थी, जबकि जो सरकार का पक्ष है उनका कहना है कि विपक्ष बात नहीं करना चाहता है, वो केवल हंगामा करना चाहता है। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही कानपुर से, रुख करते हैं। कानपुर में IT अधिकारी की मौत के 1.5 साल बाद भी परिजन मृतक का शव घर पर ही रखे रहे। 22 अप्रैल 2021 को विमलेश दीक्षित की कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई थी। IT विभाग गुजरात में ड्यूटी से गैर हाजिर होने की शिकायत की और IT विभाग की टीम ने कानपुर के अधिकारियों से संपर्क साधा। इसके बाद CMO ने जांच के लिए आज रावतपुर थाना क्षेत्र के कृष्णापुरी में स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेजा। जब स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची तो खुलासा हुआ कि IT अधिकारी की मौत 1.5 साल पहले ही हो गई थी और उनके परिजन उन्हें आज तक जीवित मानते रहे। विमलेश दीक्षित का शव काला पड़ चुका था। शव को कब्जे में लेकर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रतीश, 1.5 साल पहले जो मौत की बात सामने आ रही है, तो क्या इतने वक्त तक शव को संरक्षित करने के लिए कोई चीज यहाँ पर की गई थी? पूरा मामला क्या है? देखिए, मामला इस तरीके का है कि रावतपुर थाना क्षेत्र के कृष्णापुरी इलाके में विमलेश का परिवार रहता है। विमलेश गुजरात में IT विभाग में कर्मचारी था, लेकिन कोरोना काल में वो अपने घर आया हुआ था और उसी वक्त 19 अप्रैल 2021 को उसको मोती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जो कि बिराना रोड में पड़ता है। लेकिन 22 अप्रैल को कार्डियक अरेस्ट के चलते उसकी मौत हो जाती है। अंतिम संस्कार की तैयारियां की गई परिजनों ने, लेकिन उसी वक्त किसी को यह एहसास हुआ कि विमलेश की धड़कन चल रही है, उसकी नब्ज जब देखी गई, उसके बाद से ही लगातार 1.5 साल बीत जाने के बावजूद घर वाले ये मानते रहे, परिजन ये मानते रहे कि विमलेश जीवित है। और जो पड़ोसियों से हमारी बात हुई वो भी ये मानते रहे कि परिजन उनको बताते रहे कि विमलेश जीवित है, लेकिन उसकी तबीयत खराब है। इसके बाद जब जब विभाग ने इस बात को तलब किया, चूंकि विभाग में हमेशा ड्यूटी पर न आने का कारण बीमारी बताया जाता रहा, तो एक बार विभाग ने इससे सक्रियता दिखाई और विमलेश को पता करने के लिए विभाग ने टीम गठित की। जब टीम ने कानपुर के बड़े अधिकारियों से बिल्कुल, लेकिन सवाल रतीश ये है कि ये 1.5 साल का सच क्या है? क्या 1.5 साल पहले मौत हो गई थी? मौत कब हुई? और शव तो 24 घंटे के बाद ही स्थिति खराब होने लगती है, तो शव कैसे सुरक्षित बना रहा? देखिए, तमाम सवाल हैं, यही सब इन सवालों के जवाब जानने बेहद जरूरी है, क्योंकि परिजन अभी भी ये कह रहे हैं कि विमलेश जीवित था। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम के जो डिप्टी CMO डॉक्टर गौतम से हमारी बात हुई कुछ दिन पहले, उनका साफ तौर पे कहना है कि परिजनों ने ही उनको डेथ सर्टिफिकेट दिया है मोती हॉस्पिटल का, जिससे साफ तौर पर अंकित है कि 22 अप्रैल 2021 को विमलेश की मौत हो चुकी है कार्डियक अरेस्ट से। तो ऐसे में इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन सवाल ये भी निकल के आता है कि 1.5 साल तक परिवार ने शव को संरक्षित कैसे रखा, क्योंकि 24 घंटे में ही शव सबसे दुर्गंध आने लगती है, वो क्षत होने लगता है। बिल्कुल रतीश, तो फिर ये भी मामला, या तो ये कहा जा सकता है कि वो गलत मेडिकल सर्टिफिकेट बना, क्योंकि 24 घंटे में तो शव खराब हो जाते हैं, खराब होने लगते हैं। बिल्कुल, ये देखिए जांच का विषय है। साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अभी कुछ नहीं कहना चाहती, इसीलिए प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर के बॉडी का पोस्टमार्टम फिर से कराने की कराया जा रहा है। और जो डिप्टी CMO ने हमें बताया कि कैडवर सिचुएशन जो होती है बॉडी की, यानी एक स्केलेटन जिस पर डॉक्टर्स जो होते हैं, जो ट्रेनिंग डॉक्टर्स होते हैं, वो रिसर्च करते हैं, उसी सिचुएशन में, उसी अवस्था में उनको ये शव मिला है। तो बहुत सारी चीजें क्लियर। कोरोना काल से पहले ही देखा था, कोरोना काल जब लास्ट चल रहा था, जो हमने देखा बाकायदा, जब ये इनकी मिट्टी वगैरह वो बीमार थे कोरोना में, तो वो जो अर्थी का सामान, अंतिम संस्कार सामान सब आ गया था। लेकिन जब रखने चले तो एकदम उनको सांस आ गई, तो फिर डॉक्टर वगैरह आए तो उन्होंने बताया कि ये हैं तो जीवित, लेकिन ये कोरोना उसमें कोमा में चले गए। तो जब से कोमा में बराबर हम लोग ऑक्सीजन देखते रहे, ऑक्सीजन आ रही है, गाड़ियों से ऑक्सीजन आती थी, काफ़ी दिन तक ऑक्सीजन आती रही। घर परिवार वालों से आपकी बातचीत होती थी? हाँ, हमने बराबर पूछा, वो कहते कोमा में है, बराबर नमस्ते होते हुए, हाँ कोमा में है।
बस हाँ कोमा में है ये। उसके बाद कोई बातचीत इस तरीके की हुई कि ऐसी कोई बात बाहर आए हुए कभी देखा? कभी नहीं, बाहर तो वो नहीं आया, वो लेटा ही रहता था, लेटा ही रहता आप यहीं रहते हैं, क्या बताएंगे? कानपुर आटे में मैं रहता नहीं रहता, मैं पीछे गली में। अच्छा, आप पीछे रहते हैं। कुछ कभी बातचीत पता चली थी? बातचीत क्या कोरोना में मालूम चला है, बाकी ये नहीं मालूम चला कि घर में अंदर हम लोग कभी गए नहीं है। अंदर नहीं गए। हाँ, बाहर ही से मतलब सूचना मिली है। अजीब नहीं लगता इस तरीके के 1.5 साल से? अब ये चीज़ आज ही मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि क्या ऐसा है। तो ये जो लोग हैं, आप भी पड़ोसी हैं? अच्छा, जब तमाम लोग हैं, देखिए ये गेट है, ये घर है, और इस घर से आज जो मामला निकल करके सामने आया है वो किसी के गले नहीं उतरा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 1.5 साल पहले जिस व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया हो उसे इसी घर में रखा गया हो और दुर्गंध तक नहीं आ रही। जो लोग स्वास्थ्य विभाग की टीम या पुलिस की टीम अंदर गई थी उसे दुर्गंध भी नहीं नज़र आई। यानी क्या किया गया होगा, कैसे शव को 1.5 साल तक इस घर में रखा गया, या शव कब बना, मृत्यु कब हुई, तमाम ऐसे उलझे अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब आना बेहद ज़रूरी है। और शायद इसीलिए ये मामला काफ़ी ज़्यादा पेचीदा नज़र आता है, क्योंकि परिजन ये मानने को तैयार नहीं थे कि विमलेश की मौत हो चुकी है, डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया था, और इसके बाद जब स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है तब उन्हें शव मिला, वो भी छत विछत हालत में, बदबू नहीं आ रही थी। ये तमाम उलझाने वाले सवाल हैं जिनके जवाब सामने निकल करके कुछ दिन बाद आएंगे। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो हैरान करने वाली तस्वीर है, और ऐसे में सवाल तो ये भी उठते हैं कि इतने दिनों तक अगर शव में दुर्गंध नहीं आ रही तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोमा में पड़े मरीज का ही पोस्टमार्टम के लिए ले गए, अगर इतनी बड़ी लापरवाही डेथ सर्टिफिकेट बनाने में हो सकती है। शुक्रिया आपका रतीश जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।